हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। देखो बच्चों, अपन ने के अभी जो यूनिट चल रहा है वो सेकंड यूनिट चल रहा है 10th क्लास का। ठीक है, एनसीईआरटी माध्यम का हिंदी मीडियम है। और दूसरी चीज़ है बेटा कि आज का जो टॉपिक है वो अम्ल और क्षार की जो परस्पर समानताएं होती है उसके बारे में है अपन का जो टॉपिक। वैसे काफ़ी हद तक इस टॉपिक से जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो अपन ने पहले ही क्लियर कर ली, बिल्कुल जीरो लेवल से क्लियर कर रखी है। फिर भी इसमें से कुछ ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनने वाले हैं, उनका आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और वैसे अभी मई का महीना चल रहा है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 7 महीने रहे बेटा अपना आपको प्रूफ करने के, अच्छे परसेंटेज बनाने के, क्योंकि ये जो क्लास है 10th क्लास वो आपके लाइफ में वापस नहीं आने वाली। ठीक है ना। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि ये जो आपका समय है उसका आप सदुपयोग करो। छुट्टियां हैं, अच्छे से एंजॉय करो। ठीक है, गर्मी का माहौल है तो थोड़ा ध्यान भी रखना, आपको बाहर नहीं निकलना है, अपने आप को हाइड्रेट रखना है। ठीक है ना। और अच्छे से पढ़ाई करनी है। ठीक है। तो अब अपन टॉपिक शुरू करते हैं। अम्ल एवं क्षारकों में जो समानता होती है उसके बारे में। ठीक है। और उससे पहले बता दूं कि काफी दिन से अपन क्लास नहीं डाल पाए, थोड़ा शेड्यूल बिजी होने की वजह से। ठीक है। लेकिन अब रेगुलर अपन के डेली शाम को से 7 बजते ही आपके क्लास आएगी। ठीक है। तो आप ध्यान रखना इस चीज का, डेली एक टॉपिक क्लियर करेंगे और उम्मीद करेंगे कि इन छुट्टियों का अपन पूरा अच्छे से सदुपयोग करें। ठीक है। तो बेटा शुरुआत करते हैं अपन अम्ल एवं क्षारक की परस्पर समानता के बारे में। ठीक है। देखो बेटा, अम्ल क्या चीज होती है वो भी आपको अच्छे से बता दिया है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ आपको प्लेलिस्ट फॉलो करते हुए पढ़ना है और अच्छे से नोट्स बनाना। ये मेरी गारंटी है, आपके 100 में से 100 अंक यानी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है जो मेरी क्लास से होगी। ठीक है ना आगे कभी गया है ना जाने वाला है। तो अच्छे से अपन को क्लियर करते हुए चलना है। यदि कुछ चीज समझ में नहीं आए, ठीक है, तो आप बेझिझक मेरे को कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट क्लास के अंदर उसका सॉल्यूशन आपको दे दे। ठीक है। तो बेटा शुरुआत करते हैं अम्ल एवं क्षारक की परस्पर समानता में। अब देखो, आपको पता है अम्ल होते हैं ना बेटा। ठीक है, उनके अपन ने भौतिक गुण भी पढ़ लिए थे, रासायनिक गुण भी पढ़ लिए थे। ठीक है। और अपन ने एक चीज पढ़ी थी कि जो अम्ल होते हैं, ठीक है, वो दिखने में तो सब एक जैसे हैं। ठीक है, लेकिन उनका जो व्यवहार होता है वो सबका अलग अलग होता है। ठीक है, कुछ तेज होता है, कुछ कम होता है। ठीक है, सबका व्यवहार अलग अलग होता है, लेकिन उनमें कुछ समानता भी होती है। जैसे अपन ने एक चीज पढ़ी थी, जो अम्ल होते हैं वो धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये चीज पढ़ी थी। दूसरी चीज पढ़ी थी, अम्ल जल के अंदर घुलकर क्या बनाते हैं बेटा, आयन बनाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार अपन के जो सार है वो जल के साथ जल में घुलकर क्या होते हैं बेटा, हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं, यानी OH आयन बनाते हैं। ठीक है। और एक चीज और बता दूं आपको। ठीक है, जो भी यौगिक है ना, कोई भी यौगिक में जहां आपको हाइड्रोजन दिखाई दे, ठीक है, वो सारे अम्ल नहीं होते बेटा। इस चीज को आप अच्छे से दिमाग में बैठा लो कि जिन यौगिकों में हाइड्रोजन होता है वो सारे के सारे अम्ल नहीं होते हैं। ठीक है, अम्ल वो होते हैं जो जल के अंदर घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, यानी H+। जहां आयन की बात करूं वहां उसके ऊपर कहीं ना कहीं आवेश की बात होगी। ठीक है ना। तो अपन शुरुआत करते हैं बेटा। सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं आपको कि आपको पेन कॉपी साथ में लेके बैठना है, अच्छे से नोट्स बनाना है। ठीक है। और वैसे भी मैं आपको धीरे धीरे जैसे क्लास में पढ़ाते हैं उसी हिसाब से आपको धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, ताकि आपका छोटा से छोटा टॉपिक क्लियर होता चले। तो अपन शुरुआत करते हैं बेटा। सबसे पहले मैंने एक चीज बोली है कि जो जितने भी सारे अम्ल है वो उनके रासायनिक सभी के जो रासायनिक गुण है वो क्या होते हैं बेटा, समान होते हैं। ठीक है। तो पहली लाइन लिख रहा हूं मैं, साथ साथ में लिखते चलो। सभी अम्लों के रासायनिक गुण गुण समान होते हैं। ठीक है, हालांकि अपन ने रासायनिक गुण पढ़ लिए इनके, तो आप एक बार पीछे रिवीजन कर लीजिए एक बार, ताकि ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। सभी अम्लों के रासायनिक गुण समान होते हैं। ठीक है, पहली लाइन तो ये होगी। दूसरी है बेटा कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब बता दो आपको, यानी अर्थात जितने भी अम्ल है, ठीक है, यानी अलग अलग अम्ल, अलग अलग अम्ल। अब जैसे अपन के HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया,
ये सारे के सारे क्या बेटा, अम्ल है। ठीक है, दिखने में तो अलग अलग है, दिखने में अलग अलग है, परंतु इनका जो व्यवहार है बेटा, इनका व्यवहार समान होता है। ठीक है भाई, ये चीज आपको बता दी मैंने कि जितने भी अम्ल है वो दिखने में तो आपको अलग अलग दिखाई देंगे, लेकिन इनका व्यवहार क्या रहेगा बेटा, समान रहेगा। व्यवहार समान का मतलब है इनके जो रासायनिक गुण है वो क्या रहेंगे, समान रहेंगे। जैसे मैं आपको बता दूं, उदाहरण दूं कि कोई भी जैसे धातु है और वो धातु यदि अम्ल से क्रिया करे, ठीक है, तो एक तो बेटा लवण बनाती है और एक अपन के हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। ठीक है ना, ये सब धातु, चाहे कोई सी भी अपन के धातु है और यदि किसी भी अम्ल के साथ में क्रिया कर रही है तो वो क्या, वो बनाएगी बेटा लवण और हाइड्रोजन। कुछ अपवाद होंगे वो भी मैं आपको बता दूं। जैसे धातु के रूप में अपन ने ले लिया जिंक, ले लिया, जिंक धातु होती है, जस्ता जिसको आप बोलते हो। ठीक है, अम्ल ले लिया, ये HCl ले लिया अपन ने। ठीक है, इसके दो अणु ले रहा हूँ बेटा, मैं ये दो अणु इसलिए ले रहा हूँ इस अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, ZnCl2 और प्लस बेटा H2 गैस। क्योंकि आपको पता है जो हाइड्रोजन होता है ना बेटा, वो कभी सिंगल नहीं रहता है, वो हमेशा अणु के रूप में रहता है, परमाणु के रूप में कभी भी प्रकृति के अंदर नहीं रहता है। ये क्या, कोई भी गैस नहीं रहती है प्रकृति के अंदर। ठीक है, इसलिए तो आपको पता है जैसे ऑक्सीजन है, उसको ऑक्सीजन को अपन O2 लिखते हैं, नाइट्रोजन है उसको N2 लिखते हैं। ठीक है ना, ये वजह है कि जो अपन के गैस है वो प्रकृति के अंदर हमेशा अणु के रूप में रहती है, परमाणु के रूप में नहीं रहती है। इसलिए आपको हमेशा यहाँ जो गैस बनाते हो बेटा उसको H2 लिखना है। H2 लिखने के बाद में ये अपने आप संतुलित हो जाएगी कि भाई अपन को इसको किस प्रकार संतुलित करना है। ठीक है, क्योंकि अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया। ठीक है, अब एक चीज यहां लिख देता हूं मैं, इससे क्या पता चलता है बेटा, इससे यह पता चलता है कि अम्ल में हाइड्रोजन होता है। ठीक है, जितने भी अम्ल है सब में क्या रहेगा बेटा, अपन के हाइड्रोजन रहेगा। लेकिन यहां लिख रहा हूं मैं नोट लगा के, इस चीज को ध्यान रखना आपको, परंतु अम्ल में सिर्फ हाइड्रोजन, यानी अपन के H2 लिख दो या हाइड्रोजन लिख दो, चलो हिंदी में लिख देता हूं आपके लिए इजी हो जाएगा, हाइड्रोजन, और कंफ्यूज हो जाओगे आप। हाइड्रोजन होना ही जरूरी नहीं होता है, होना ही जरूरी नहीं होता है। ऐसा नहीं कि जहां आपको हाइड्रोजन दिखे इसका मतलब वो अपन के अम्ल हो गया, ऐसा जरूरी नहीं है। वो आपको अभी एक उदाहरण भी बताऊंगा मैं। जबकि हाइड्रोजन आयन यानी H+ हाइड्रोजन आयन बनना जरूरी होता है बेटा। ठीक है, हाइड्रोजन आयन बनना जरूरी होता है। ठीक है, ये चीज आगे समझ में, ठीक है ना, तभी पदार्थ अब बेटा अपन के अम्लीय होगा, तभी पदार्थ अम्लीय होगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि जहां आपको हाइड्रोजन दिखाई दे उस यौगिक को अपन ने अम्ल बोल दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है ना, लेकिन जरूरी क्या चीज होती है बेटा कि अम्ल होता है ना, जब उसको अपन जल के अंदर घोले, यदि वो हाइड्रोजन आयन बनाए, ठीक है, तो ही वो उसको अम्ल अपन मानेंगे। ठीक है, अब जैसे आपको एक उदाहरण दूं, उदाहरण के तौर पे अपन ले, देखो ग्लूकोज, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है बेटा, जैसे C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज का सूत्र। अब देखो इसमें हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है। ठीक है, एल्कोहल, एल्कोहल में भी आपको हाइड्रोजन होता है। जैसे अपन के एथेनॉल लेते हैं, एथेनॉल क्या होता है बेटा, C2H5OH होता है।
मेथेनॉल होता है, CH3OH होता है, ठीक है। तो CH3OH यानी इसमें हाइड्रोजन तो आ रहा है, एल्कोहल है तो इसमें हाइड्रोजन तो आ रहा है, ठीक है। अब देखो एक जैसे HCl हो गया, ठीक है, एक H2SO4 हो गया, ठीक है। इन सब में देखो हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, ठीक है। अब अपन को पता कैसे चलेगा कि भाई इनमें से कौन सा अम्ल है, जबकि सब में हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इसका एक परीक्षण करते हैं बेटा अपन, बिजली परीक्षण, ठीक है। तो यहां लिखता हूं मैं आपके बिजली परीक्षण। बिजली परीक्षण करेंगे तब अपन को पता चलेगा। अब बिजली परीक्षण का मतलब क्या है कि अपन को क्या करना बेटा, इसको इसके अंदर इसका विलयन बना के, इनका विलयन बना के उसके अंदर अपन को विद्युत धारा प्रवाहित करनी है, ठीक है। अब विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होगा वो अभी आपको मैं बताता हूँ। जैसे ग्लूकोज है, एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूं मैं, सबसे पहले ग्लूकोज व एल्कोहल, इन दोनों को साथ में ले लेता हूं, ठीक है, ग्लूकोज व एल्कोहल, ठीक है। अब जब इसके अंदर अपन विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, ठीक है, तो ये बेटा ग्लूकोज व एल्कोहल आयनों में नहीं टूटता है, ये आप अच्छे से दिमाग में ऐड कर लो, ठीक है, कि ग्लूकोज व एल्कोहल आयनों में नहीं टूटता है। और जहां आयनों में यदि नहीं टूटेगा तो बेटा वो विद्युत का कुचालक होगा, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, यानी वो बिजली नहीं चला पाते हैं, बिजली नहीं चलाते हैं, ठीक है ना। और आपको पता है बिजली नहीं चलाते क्यों, इसका कारण भी लिख देता हूं, क्योंकि इसमें H+ आयन नहीं बनते हैं, ठीक है। अब देखो छोटा क्वेश्चन बनता है, छोटा क्वेश्चन क्या बनता है कि अल्कोहल व ग्लूकोज, ठीक है, में बिजली नहीं चलती है, या ये अपन के विद्युत के सुचालक नहीं होती है। सुचालक का मतलब होता है बेटा जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है ना। ये विद्युत का सुचालक नहीं होते। अब पूछ लिया क्यों, तो ये आपको उसका आंसर बताना बेटा, क्योंकि इसमें क्या होता है H+ आयन नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद में दूसरी चीज लेते हैं बेटा अपन, HCl और H2SO4, ठीक है। जैसे HCl व H2SO4, ठीक है। अब इनको यदि अपन जल के अंदर घोलेंगे, जल के अंदर घोल के यदि अपन विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो बेटा देखो H+ और Cl-, इसमें H+ और SO4-, ठीक है। तो कहने का मतलब ये बेटा आयनों में टूटेगा, और जब आयनों में टूट जाती है कोई भी चीज, ठीक है, तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, इसलिए इसको अपन लिख देंगे बिजली चलाते हैं। अभी इसका देखो आपको एग्जाम्पल भी करवाऊंगा नीचे में, बिजली चलाते हैं, ठीक है। और क्यों, क्योंकि क्योंकि इसमें H+ आयन बनते हैं, ठीक है ना, H+ आयन बनते हैं। अब देखो जैसे आपको ये बता दूं मैं, कोई भी अम्ल है, चलो कोई भी अम्ल जल में घुलकर क्या बनाएंगे बेटा, H+ आयन बनाते हैं। ये आपको एक एग्जांपल सेट करता हूं आपके लिए, तो यहां लिखता हूं मैं कि अम्ल अम्ल जल में घुलकर H+ आयन बनाते हैं, ठीक है। इसको समझ रहे हैं बेटा अपन, HCl व H2SO4 को, इसको समझोगे तो ये तो अपना आप ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कोई भी अपन ने ले लिया अम्ल, HCl ले लिया, ठीक है, HCl ले लिया, एक अपन ले लेते हैं HNO3, ठीक है, और एक ले लेते हैं अपन H2SO4 ले लेते हैं, H2SO4, और एक बेटा आपको CH3COH, इन सब के आपको नाम पहले लिखा रखे हैं बेटा। HCl हाइड्रोक्लोरिक नाइट्रिक अम्ल, एस्टोसल्फ्यूरिक अम्ल, ये अपन के एसिटिक अम्ल है, ठीक है ना। तो अब देखो जब अपन इसको जल के अंदर घोलेंगे तो सॉरी, जल के अंदर घोलेंगे तो क्या होगा बेटा, ये अपन का है ना, देखो यहां से टूटेगा, मैं आपको टूटता हुआ भी बता दूं, ये यहां से टूटेगा, ये हाइड्रोजन यहां से अलग होगा, ये हाइड्रोजन यहां से अलग होगा, ये हाइड्रोजन यहां से अलग होगा, ठीक है। तो क्या क्या बनेगा, हाइड्रोजन को अलग कर देना, ये एक तो H+ बन गया,
और दूसरा कौन सा बेटा Cl माइनस बन गया। ठीक है, इसमें H प्लस ये बन गया और पीछे क्या बेटा NO3 बचा, तो NO3 माइनस हो गया। अब देखो इसमें क्या होगा, दो हाइड्रोजन है तो इसको मैं इस प्रकार लिख रहा हूँ 2H प्लस। ठीक है, दूसरा है SO4, तो इस SO4 के ऊपर आवेश होता है बेटा -2, हमेशा ध्यान रखना है सल्फेट पर कितना आवेश होता है -2 होता है। अब इसको देखो, इसमें हाइड्रोजन है ये वाला है CH3CW माइनस, तो इसको अपन ने लिख दिया H प्लस और ये हो गया बेटा अपन के CH3CW माइनस। ठीक है, अब ये होता है बेटा अपन को कुल मिला के जल के अंदर घुलता है तो H प्लस आयन कैसे देते हैं देखो। अब कुछ क्वेश्चन कौन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, कि भाई अम्ल है वो धातु के साथ में क्रिया करके क्या बनाता है, लवण और हाइड्रोजन गैस होता है। दूसरी चीज, अम्ल के अंदर सिर्फ हाइड्रोजन होना जरूरी नहीं है, जबकि क्या होता है बेटा H प्लस आयन बनना जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि H प्लस आयन यदि किसी के अंदर नहीं बन रहा तो वो बेटा हाइड्रोजन नहीं हो, सॉरी अपन के अम्ल नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में ये जो बिजली परीक्षण है इसका क्वेश्चन आता है कि भाई इसमें बिजली क्यों बनती है, इसमें बिजली क्यों नहीं बनती है, ठीक है, क्यों नहीं चलती है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया बेटा अपन के इंपॉर्टेंट, ठीक है, एक ये हो गया अपन के इंपॉर्टेंट, एक ये हो गया अपन के, यहाँ 3 प्रकार के क्वेश्चन बन गए। ठीक है ना, तो ये हो गए 3 प्रकार के क्वेश्चन। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया कि भाई जल के अंदर किस प्रकार के आयन बनते हैं, H प्लस आयन बनते हैं। ठीक है, अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। ये तो होगी तो बेटा अपन के अम्ल की बात। अब बात करते हैं अपन सारक की। ठीक है, अब जब सार जल के अंदर घुलते हैं तो क्या होता है। ठीक है, सार कौन कौन से होते हैं वो आपको बता दिया, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सारे सार होते हैं। ठीक है, अब सार है वो जो जल के अंदर अपन घोलेंगे और उसके अंदर यदि अपन विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, वो चीज आपको देखना। तो इसका सबसे पहले आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं। एग्जाम्पल ये है कि जो सार है जैसे अपन के NaOH व CaOH2 आपके ये दो ही दे रखे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड व कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन, का जलीय विलयन। ठीक है, अपन को जलीय विलयन बनाना बेटा इसका। ठीक है, और जब अपन इसका जलीय विलयन बनाएंगे तो क्या होगा, जैसे NaOH है बेटा, ठीक है, एक CaOH2 है। ठीक है ना, अब इसको मैं जल में घोल रहा हूं, इन दोनों को जल में घोल रहा हूं। ठीक है, ये मैंने डबल तीर के निशान इसलिए लगाए क्योंकि अपन इससे इस अभिकारक से उत्पाद बना सकते हैं और उत्पाद से वापस अभिकारक भी बना सकते हैं, इसलिए इसको मैंने रिवर्सेबल बनाया है। ठीक है, अब इसको अपन को घोलना बेटा जल के अंदर। जब जल के अंदर घोलेंगे तो ये यहां से टूटेगा, देखो यहां से बीच में से। ठीक है, क्योंकि आपको मैंने एक चीज बताई थी, जब सारक को जल के अंदर घोलते हैं तो OH आयन देता है। क्या देता है बेटा अपन के, OH आयन देता है। ठीक है, तो यहाँ क्या बेटा अपन के OH आयन पहला काम कर देते हैं अपन, OH आयन। ठीक है, इसमें कितने OH है बेटा, 2 OH है, यानी 2 OH आयन है, तो ये लिख दिया 2 OH। अभी क्या बचा अपन के, इसमें सोडियम बचा, ये लिख दिया अपने सोडियम। इसमें क्या बचा, कैल्शियम बचा, यानी धातु अलग हो गई और आयन अलग हो गए। ठीक है ना, तो इसमें भी आयन बन रहे, तो ये भी यदि आयन है और इसमें यदि अपन विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो बेटा विद्युत का चालन करेगी, यानी ये विद्युत के चालक होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं, यानी इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, ये भी अपन के विद्युत के चालक होते हैं, चालक होते हैं। ठीक है, अब यदि पूछ ले क्यों चालक होते हैं तो ये बता देते हैं अपन इसका भी, क्योंकि OH आयन बनते हैं। ठीक है, इसका आंसर भी सेम ही रहेगा। ठीक है, अब देखो अपन ने जो चीजें पढ़ी है उससे अपन को क्या साबित होता है, यही साबित होता है बेटा, यदि अम्ल है और अम्ल को यदि अपन जल के अंदर घोल रहे हैं, ठीक है, और वो यदि आयनों में टूटा और H प्लस बन रहा है, यानी कहने का मतलब है अम्ल कौन सा आयन देता है बेटा, हमेशा यहां लिख रहा हूं मैं H प्लस, सार कौन सा देता है हमेशा OH माइनस। यदि ये जो चीज आए अपन के घोल बनाने के बाद में या विलयन बनाने के बाद में अम्ल या सार का,
कहीं पर H प्लस दिखे और H माइनस दिखे, ठीक है, इनमें यदि वो टूटे तो इसका मतलब वो बेटा वो विद्युत धारा उसमें प्रवाहित होगी, ठीक है, और यदि नहीं टूटे तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, ठीक है। ये जो है ना बेटा, ये थोड़ा कम घुलनशील होता है जल में, कम घुलनशील। CaOH2 क्या होता है बेटा, थोड़ा कम घुलनशील होता है, और जो कम घुलनशील है वो विद्युत का कम चालक होता है। तो इसको मैं थोड़ा लिख देता हूं आपको अपवाद के रूप में, विद्युत का कम चालक, ठीक है। आयन तो बनते हैं लेकिन उतने नहीं बनते जितना अपन के सोडियम हाइड्रोक्साइड में बनते हैं, ठीक है। अब ये जो आयन है ना, ठीक है, अब देखो एक आयन का एक तरीका बताता हूँ आपको। जैसे आयन का मतलब क्या होता है, ठीक है, जैसे नोट लगा के मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ आयन 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 आयन, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है बेटा, ION, ION यानी आयन, ठीक है। अब देखो आई है ना बेटा, ये अपन के विद्युत धारा का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, विद्युत धारा का प्रतीक है, यानी करंट का प्रतीक। आई का मतलब होता है करंट, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं मैं, आई यानी करंट, CURRENT, करंट, ठीक है। और पीछे क्या है बेटा, अपन के ऑन, ये लिख दिया अपन ने ऑन, ठीक है, यानी करंट ऑन, यानी विद्युत धारा प्रवाहित। अब जहां आयन का नाम आ जाए, इसका मतलब जहां आयन बनते हैं वहां विद्युत धारा का प्रवाह होता है, ठीक है। ये तो हो गया बेटा नॉर्मल चीजें। अब कुछ चीज और लेते हैं, जैसे जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या काम होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट लगा रहा हूं मैं, जलीय विलयन, विलयन में अम्ल व क्षारक, जलीय विलयन में अम्ल व क्षारक, ठीक है। ये इसी का टॉपिक है बेटा, जो अपन आज पढ़ रहे हैं ना, उसी का टॉपिक है, परस्पर समानता का, ठीक है। यानी एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन, यहां लिख देते हैं, चलो अपन एसिड एंड बेस इन वाटर सॉल्यूशन, ठीक है, एसिड एंड बेस इन वाटर सॉल्यूशन, ठीक है। थोड़ी इलेक्ट्रिकल दिक्कत आई है तो कंटिन्यू रखिए आप, ये तो वापस सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। एसिड एंड बेस इन वाटर सॉल्यूशन। अब देखो, अब इसमें क्या रहेगा भाई, अपन के जैसे कोई भी अम्ल है या कोई भी क्षार है, ठीक है, उस क्षार को अपन को क्या करना है, जो अम्ल होते हैं ना बेटा, वो जल के अंदर हमेशा क्या देते हैं अपन के, H+ आयन देते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको चीज पहले भी बता रखी है, ठीक है, और भी बता रहा हूं, ठीक है। चलो 2 मिनट एक बार इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। देखो बेटा, इलेक्ट्रिक का नाम लिया, इलेक्ट्रिक इश्यू आ गया, ठीक है। हाँ, अब देखो आप, जैसे जो जलीय विलयन है उसमें अम्ल व जो क्षारक है, यानी एसिड एंड बेस इन वाटर सॉल्यूशन, कहने का मतलब है जब जो अम्ल है वो यदि अपन के पानी के अंदर घुलते हैं तो बेटा क्या होता है, H+ आयन बनाते हैं। ये पहले चीज मैं आपको आगे भी बता रही थी, फिर भी और बता दूं आपको कि अम्ल जल में घुलकर H+ आयन बनाते हैं, आयन बनाते हैं, ठीक है। अब देखो अपन एक प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल ये करते हैं बेटा, देखो इसको समझना है ध्यान से कि अपन ने क्या किया, एक नमक लिया, ये नमक ले लिया बेटा, नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl, इसके 2 अणु अपन ने ले लिए, और इसके अंदर अपन अम्ल डाल रहे हैं, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिया। तो क्या बना बेटा अपन के, देखो यहां से टूटेगा, ये NaCl यहां से टूटेगा बीच में से, ये बीच में से टूट गया, H2SO4 यहां से टूट गया, ठीक है। तो क्या बना, देखो H2, और ये क्लोरीन के भी बेटा 2 ही है, ठीक है, 2Cl भी, यानी 2 NaCl का मतलब क्या है, 2 सोडियम के 2 क्लोरीन के, तो 2 क्लोरीन हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए, तो अपन के बन गया 2HCl, ठीक है, बन गया। अब क्या बचा अपन के, सोडियम के 2 बचे, SO4 के 2 बचे, तो अपन इसको लिखेंगे इस प्रकार, Na2SO4, Na2SO4 एक लवण है बेटा, ठीक है। अब ये जो है ना HCl,
ठीक है, ये गैस के रूप में बाहर निकलेगा। किस रूप में निकलेगा? गैस के रूप में बाहर निकलेगा। अब क्या करना है कि इसका अपन एक परीक्षण करते हैं। ठीक है, परीक्षण में क्या करते हैं, एक लिटमस पत्र लेते हैं बेटा। ठीक है, लिटमस पत्र वो चीज होती है, कागज का टुकड़ा होता है। ठीक है, वो कागज का टुकड़ा अपन के अम्ल और क्षार की पहचान करने में काम आता है। ठीक है ना, अम्ल और क्षार की पहचान करने में काम आता है। ठीक है, अब परीक्षण में अपन को क्या करना है बेटा कि पहले तो अपन को लेना सूखा टुकड़ा लिटमस का। तो यह लिख देता हूं मैं, सूखा लिटमस। ठीक है, जब सूखा लिटमस अपन ने, जैसे कहने का मतलब है कोई भी अपन ने एक बर्तन लिया, यहां ले लेते अपन एक बर्तन। ठीक है, इस बर्तन में अपन ने पहले क्या डाला, NaCl डाला, NaCl डाल दिया। ठीक है, NaCl डाल के इसके अंदर अपन ने क्या मिलाया, सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया। जब सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया तो क्या होगा बेटा, अपन के गैस के रूप में क्या निकली बाहर, HCl बाहर निकला, HCl। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, या एक सूखा टुकड़ा लेना, लिटमस, लिटमस सूखा पत्र लेंगे अपन। ठीक है, जब सूखा लिटमस लिया तो बेटा उस लिटमस पत्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, अब अपन ने लिया गीला लिटमस। जब अपन ने गीला लिटमस लिया तो क्या होगा बेटा, ये जो लिटमस है ना, ठीक है, वो लाल रंग का हो जाता है, लाल हो जाता है। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या निकला बेटा, निष्कर्ष ये निकला कि जब अपन ने सूखा लिटमस लिया, ठीक है, और सूखो लिटमस को अपन ने HCl के ऊपर रखा, यानी अपन ने उसका परीक्षण करने के लिए उसके ऊपर रखा, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि जो सिर्फ HCl गैस होती है ना बेटा, वो अम्लीय नहीं होती है। सिर्फ HCl गैस कभी भी अम्लीय नहीं होती। क्यों? यदि यदि अम्लीय होती तो इसका कलर चेंज हो जाता। ठीक है ना, तो निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष अपन के ये निकला कि HCl गैस अम्लीय नहीं होती है। अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, भाई पहले कुछ बोल रहे थे कि HCl अम्ल होता है, ये वो होता है, और आप अब बोल रहे हो कि भाई HCl गैस अम्लीय नहीं होती है। ठीक है, इसका रीजन बताता हूं आपको। ठीक, ये जो HCl गैस है ना, अब उसके बाद में मैंने गीला लिटमस लिया। गीला लिटमस का मतलब क्या है, मैंने उसको जल के अंदर डुबोया। ठीक है, अब जल के अंदर डुबोने के बाद में क्या हो बेटा, ये जो गैस है ना, जब जल इस लिटमस पे लगे हुए जल से क्रिया करती है तो अम्लता का व्यवहार प्रदर्शित करने लगती है। कहने का मतलब तब जाके क्या हुआ बेटा, इसका कलर चेंज हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो सिंपल HCl गैस होती है, जैसे अपन ने इसके अंदर डाला HCl गैस बाहर निकले, तो वो अम्लीय नहीं है। ठीक है, जैसे ही वो जल के संपर्क में आएगी, जल से क्रिया करेगी, तो वो अम्लीय होगी। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना बेटा। तो इसका लिख देता हूं मैं, पानी में घुलकर घुलकर HCl अम्लीय बनता है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना बेटा। अब देखो, एक चीज और लिखता हूं मैं यहाँ पे, नोट लगा के ये चीज लिख रहा हूं मैं कि जो जल में उपस्थित HCl में, जो जल के अंदर अपन ने HCl डाला, तो वो क्या होगा बेटा, HCl हमेशा H+ आयन देता है। तो मैं यहां लिख रहा हूं, जल में उपस्थित HCl क्या करता है बेटा, H+ आयन देते हैं। अभी देखो मैं प्रूव करता हूं कैसे आयन देते हैं। जैसे देखो अपन ने क्या करते हैं बेटा, एक अभिक्रिया लिखते हैं। अभिक्रिया यह लिखते हैं कि HCl, इसकी क्रिया करवाते हैं अपन H2O से। ठीक, यानी कि अपन घोल बना रहे हैं। ये चीज तो मैंने पहले भी लिखा ही है, तो जस्ट थोड़ी देर पहले कि HCl को अपन जल के अंदर घोलते हैं तो क्या होता है बेटा, H+ और Cl आयन में टूटता है। यही लिखा है मैंने। ठीक है, कि H+ और Cl आयन में टूटता है।
ठीक है। तो HCl तो चलो मान लिया अपने टूट गया, H+ और Cl आए, तो उसके अंदर जो जल बचा हुआ उसका क्या हुआ? ये आपने सोचा होगा भाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जल के अंदर घोलने से क्या होगा कि H+ और Cl आयन बन जाते हैं, तो फिर उस जल का होता ही क्या है? जल भी तो है ना उसके अंदर, ठीक है। तो आपको एक चीज बता दो बेटा कि जो H+ आयन होते हैं ना, H+ आयन वो प्रकृति में कभी स्वतंत्र अवस्था में नहीं होते। मैंने बार बार बोला, देखो सिंगल हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन का परमाणु भी प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है, ठीक है। तो H+ आयन भी प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं होते, वो क्या करते हैं, उस जल से क्रिया कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि जो H2O है, ठीक है, उस H2O से वो H+ क्रिया कर लेगा, तो H कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, H3O, और उसके ऊपर जो आवेश है वो प्लस लग जाएगा, और एक बन जाएगा अपन के Cl-। ये इस प्रकार की अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है, और इसको बोला जाता है बेटा हाइड्रोनियम आयन, ये बता देता हूं आपको, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। और इसका कारण भी लिख देता हूं मैं, क्योंकि H+ आयन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, ठीक है। अब ये जो H+ आयन है इसकी अभिक्रिया भी आपको लिख देता हूं मैं, H+ H2O से क्रिया करके बेटा अपन के H3O+ आयन बनाता है, ठीक है। ये चीज भी हो गई। अब आपको मैंने एक चीज और भी बताई थी कि जो सार होते हैं वो जल के अंदर घुल कर क्या बनाते हैं बेटा, OH आयन बनाते हैं। ये चीज अपन ने पहले पढ़ ली थी, ठीक है। क्योंकि जो सार है वो जल के अंदर क्या बनाएंगे, अपन OH आयन बनाएंगे, और OH आयन की वजह से क्या होता है बेटा, अपन के इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, ठीक है। लेकिन एक चीज और बता दूं आपको, मैं यहाँ लिख रहा हूं बेटा, मैं नोट लगा के लिख रहा हूं कि सार के बारे में, ठीक है ना। जो सार जल में घुलता है ना बेटा, ठीक है, जो सारक, यानी कहने का मतलब है जरूरी थोड़ी है सारे के सारे सारक अपन के जल के अंदर घुल जाए, सारे सारक जल के अंदर नहीं घुलते हैं, कुछ सारक के होते हैं जो जल के अंदर घुलते हैं, और जो जल के अंदर घुलते हैं ना बेटा, उन सारक को सार बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सार बोला जाता है। तो ये मैं लिख देता हूं आपके कि सभी सारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं, जो घुलनशील होते हैं उन्हें क्षार कहा जाता है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ रखा है कि सार किसे कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसको मैं क्लाउड में बंद कर रहा हूं, ये नोट लगा के आप लिख लेना, ठीक है। ये हो गया बेटा। अब दूसरी चीज है, एक चीज और बता दो आपको, मैं नोट लगा के बता रहा हूं मैं, जब अम्ल और सार के घुलने की जो प्रक्रिया होती है ना बेटा, वो हमेशा अत्यंत उष्मा से की होती है। देखो, उदासीनीकरण अभिक्रिया अपन ने पढ़ी थी, उदासीनीकरण का मतलब क्या होता है, चलो यहां लिख देता हूं मैं आपके, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण हालांकि मैंने पहले पढ़ा दिया है, फिर भी मैं आपको बता दूं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है बेटा, अम्ल प्लस सार मिलकर क्या बनाते हैं, अपन के लवण प्लस जल बनाते हैं। अम्ल प्लस सार लवण प्लस जल बनाते हैं, ठीक है। अब इसका आपको एग्जांपल भी बता दूं, जैसे HCl प्लस क्या हो जाएंगे अपन के NaOH, HCl अम्ल है बेटा, NaOH क्या है अपन के, ये इसके नीचे लिख लेना आप, HCl अम्ल है, NaOH सार है, दोनों मिलकर एक तो NaCl यानी जिसको अपन लवण बोलते हैं, और एक बनाते हैं बेटा अपन के H2O, ठीक है ना। HCl प्लस NaOH इक्वल टू क्या हो जाएगा, NaCl H2O, यानी कि अम्ल सार मिलकर लवण और जल बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें एक जो नोट जो याद रखने वो योग्य चीज है, वो ये है कि कभी भी बेटा
जब अम्ल हो या सार हो, ठीक है, उसको आप जब जल के अंदर घोल रहे हो तो आपको सावधानी बरतनी है। क्यों बरतनी है? क्योंकि उसमें से उष्मा निकलती है। जब आप उसको अंदर घोलोगे तो उसमें से एक हीट पैदा होगी, यानी एकदम गर्म होगा वो, ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखना है, क्योंकि जब जल में अम्ल और क्षार को घोला जाता है तो वो एक उष्मा सेपी प्रक्रिया प्रदर्शित करता है। क्यों? क्योंकि वो गर्म होने लग जाता है। जो विलयन बनाएंगे ना, वो गर्म होने लग जाएगा और वो आपके लिए हानिकारक है। तो अपन को घर पे ऐसे फालतू का कोई प्रैक्टिकल नहीं करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका मैं लिख देता हूँ आपको बेटा कि जो जल है, ठीक है, जल में जल में अम्ल व क्षार के घुलने की प्रक्रिया के घुलने की प्रक्रिया प्रक्रिया उष्मा सेपी होती है। उष्मा सेपी होती है, ठीक है ना। ये चीज आपको नोट कर लेनी है कि उष्मा सेपी होती है, ठीक है। ये तो हो गया बेटा अपन के इसके बारे में। अब एक छोटी सी परिभाषा है जो बार बार पूछी गई है, वो पूछी गई बेटा अपन के अभिक्रिया तनुकरण की। इसकी पूछी गई है बार बार, एक तनुकरण की। तनुकरण का मतलब होता है कि जब अपन जल में क्या मिलाते हैं बेटा, अम्ल और क्षारक मिलाते हैं, और अम्ल और क्षारक मिलाने से क्या होगी, उन आयनों की जो सांद्रता है, ठीक है, वो प्रति इकाई आयतन में क्या होगी बेटा, कमी होगी। जैसे अम्ल है, उसमें H प्लस और Cl माइनस जो आयन है, अब उसके अंदर अपन जल मिलाएंगे, ठीक है, उसको तनु करेंगे। तनु करने से क्या होगा बेटा, जैसे पहले अपन के 1 लीटर के अंदर अपन ने चलो इसको आपको अच्छे से समझा देता हूं मैं, ठीक है। जैसे अपन ने कोई बर्तन लिया, ठीक है, इस बर्तन के अंदर अपन ने 1 लीटर जल डाला। कितना डाला भाई? अपन ने 1 लीटर जल डाला और इसके अंदर अपन ने मिला दिया चलो 500 ml HCl मिला देते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, जिसको अपन इसको मान लेते हैं 1 लीटर जल यानी 1000 अणु अपन के जल के मान ले, और ये इसके 500 अणु किसके मान ले अपन, HCl के, ठीक है, यानी H प्लस और Cl माइनस, ठीक है, यानी 250 अणु तो इसके हैं, 250 अणु इसके हैं, ठीक। अब मैं इसको तनु करूं यानी इसको और पतला करूं, इसके अंदर और जल डालूं, 1 लीटर और डाल दिया मैंने, ठीक है। तो अब कितने हो गए बेटा अपन के, 2000 अणु, ठीक है। पहले 1000 अणु पर 500 अणु थे, अब क्या हो गया बेटा, 2000 अणु पर कितने हो रहे हैं, 500। इसको मैंने नहीं छेड़ा है, ठीक है, इसको सिर्फ पतला किया। तो ये जो इसका इकाई आयतन था, पहले जो अपन ने आयतन फिक्स किया था, उस आयतन में अणुओं की संख्या बेटा पहले समान थी। अब उसके अंदर अपन जैसे इसको तनु किया तो अब 2000 की अपेक्षा क्या हो गया, 500 हो गया, यानी आयनों की संख्या में क्या हो गई, कमी हो गई। कहने का मतलब है प्रति इकाई आयतन में अणुओं की आयनों की संख्या क्या हो गई, अपन के कम हो गई। और जो कम हो जाती है ना, उसको बेटा बोला जाता है तनुकरण, ठीक है ना। अब चाहे वो अम्ल हो चाहे सार हो, आपको मैंने अम्ल के हिसाब से बताया, तो सार में भी यही सिस्टम होगा, ठीक है। तो मैं यहां लिख रहा हूं आपका तनुकरण। तनुकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप, इसको मैं स्टार लगा रहा हूं। तनुकरण यानी डाइल्यूशन, ठीक है, डाइल्यूट बोला जाता है बेटा तनु को, और डाइल्यूशन हो जाएगा तनुकरण, ठीक है। अब देखो इसकी परिभाषा लिख रहा हूं मैं, जल में अम्ल व क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता, सांद्रता बोला जाता है बेटा इकाई आयतन में परिवर्तन, सांद्रता। जैसे अपन के H3O प्लस है, ये बेटा जल का आयन है, ठीक है। एक अपन के क्षारक में OH आयन हो गया, ठीक है। में प्रति इकाई प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है, कमी हो जाती है।
इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। ठीक है, ये हो गई बेटा अपन के इसके परिभाषा। तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी तनुकरण किसको बोला जाता है। किसी भी विलयन को अपन यदि पतला करेंगे तो उसके आयनों की जो सांद्रता है उसमें क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया बेटा अपन के अम्ल व क्षार में परस्पर समानता वाला टॉपिक। ठीक है, अपन कल पढ़ेंगे अम्ल व क्षार की प्रबलता, और शाम को डेली 7 बजे क्लास आ जाएगी आपकी, 7 और 8 के बीच के समथिंग। तो टाइम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है बिजी शेड्यूल के चलते, तो ये आपको ध्यान रखना बेटा, अच्छे से पढ़ाई करना है। कोई भी दिक्कत हो बेझिझक आप कमेंट्स करिए, ठीक है, आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। हमारी कोशिश यही रहेगी आपको जितना हो सके उतना अच्छा और इजी तरीके से पढ़ाए। ठीक है ना, तो मिलते हैं क्लास में बेटा। थैंक यू, विजिट अगेन, कमेंट लाइक जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।